नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। बहुत दिनों पहले कई बार अनेक विद्यार्थियों ने एनसीईआरटी की पुस्तक में संकलित कविता घर की याद की व्याख्या करने को मुझसे निवेदन किया। बहुत लोगों ने, मैंने ये कहकर टाल दिया कविता बहुत लंबी है और सहज और सरल है। खैर, बात आई गई हो गई। इधर फिर लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में जब देखा वही प्रश्न करने शुरू कर दिए। आज मैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद लेकर आया हूं। देखने में कविता सरल है, बहुत प्रवाहपूर्ण है, लेकिन साथियों कविता की एक एक पंक्ति और एक एक भाव ऐसा लगता है कि हृदय की गहराइयों से निकला हुआ है। शीर्ष कवि पर बात कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म संभवतः 1913 में हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। 1913 शिक्षा हुई। 1942 के आसपास गांधी का असहयोग आंदोलन, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत, चारों तरफ युद्ध हो रहे थे, संग्राम हो रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम हो रहे थे। गांधी, सुभाष, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, यह लंबी लाइन झांसी की रानी से शुरुआत, तात्या टोपे से और अधिक मंगल पांडे ले लें तो एक अविरल धारा चली आ रही थी। गांधी के आह्वान पर लोगों ने अपने विद्यालय छोड़ दिए, नवयुवक भी उस स्वतंत्रता अग्नि में कूद पड़े। उन्हीं में से एक थे भवानी प्रसाद मिश्र। कारागार में हैं, जेल में हैं, और जेल से ही ये कविता लिखी है। ताजुब की बात है, आप कहेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जेल में रह करके बहुत कुछ दे दिया है। यही तो समय के सदुपयोग है। पंडित नेहरू ने भी अपनी बेटी के नाम जो पत्र लिखे वो जेल में ही तो लिखे। यही नहीं, द्वारिका प्रसाद मिश्र जो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कृष्णायन नाम का पूरा महाकाव्य लिख डाला जेल में रहकर। मेरी हिंदी पीएचडी का पहला टॉपिक वही था। तो साथियों, कविता है घर की याद। अच्छा, 1985 में भवानी प्रसाद जी का देहावसान हो गया। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा जी की हत्या के बाद कुछ दिन बाद मैं दिल्ली गया था और मुझे अवसर मिला था भवानी प्रसाद जी के चरण स्पर्श करने का, उनसे मिलने का। 2-4 मिनट की बातचीत भी हुई, उनके दर्शन भी किए। आज मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको उनकी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता बड़ी है, कई भागों में चलेगी। कविता को साधारण मत समझिएगा, अर्थ तो आप लिख लेंगे किंतु उनकी भावनाओं में अपने को डुबो नहीं पाएंगे, रससिक्त नहीं हो पाएंगे। देखिए, घर की याद, पहला शब्द है घर। घर क्या होता है? क्वार्टर नहीं होता घर। दीवारों से बना हुआ, पंखे लगे हुए, रॉड लगी हुई, सोफा रखा हुआ, डबल बेड रखा हुआ, फ्रिज, एसी लगा हो, वो घर नहीं होता। घर वो होता है जहां घर में कुछ सदस्य होते हैं और जो एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, जिसकी लोगों की याद आया करती है। याद, घर वो है। और याद वो है जो चीज हमसे दूर होती है, हमें उसकी याद आती है। भगवान राम को याद आती थी अयोध्या की। उन्होंने कहा था, अति प्रिय मोहि यहां के वासी। यही नहीं, भगवान कृष्ण तो राजा हो गए थे ना मथुरा जाकर के, मगर उन्होंने तो कहा, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं।
हंत सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। ये तो याद की बात है। हम जब कहीं बाहर चले जाते हैं, आप भी जाते होंगे, नाना प्रकार के सुख मिल जाए लेकिन अपने घर की याद आती है। मुझे एक बहुत बड़ी नौकरी मिली थी कभी अरुणाचल प्रदेश में। हमारे घर वालों ने रोक दिया, बोले अपने घर की याद ही भली। खैर बाद में मुझे जाना पड़ा आसाम तक, अलग चीज़ थी, मगर लोग अपने घर होता है। आज सावन का महीना है। कविता की पहली पंक्ति है, कवि को घर की याद आ रहा है। कहाँ से याद आ रहा है? जेल के अंदर याद आ रहा है। वो जेल में बंद है और अंग्रेजों के टाइम पर जेल में बंद होना, नाना प्रकार की यातनाएं झेलते हुए कल्पना कर सकते हैं आप। आपने माखनलाल जी की कविता पढ़ी होगी ना, कोयल वाली, हे कोयल तू क्या कूकती है। यहां देखें, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। इसी लाइन पे बात करते हैं, आज पानी गिर रहा है। आज का मतलब ये न समझ लीजिएगा जिस दिन आप वीडियो सुन रहे हैं वो दिन नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो हमेशा देखा जाएगा। गर्मी भी होगी, जनवरी भी होगी, 365 दिन में किसी भी दिन कोई देख सकता है। आज पानी गिर रहा है कविता उस समय की है जब कवि जेल में है और सावन का महीना है। और सावन और भादों ये 2 महीने हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। आज पानी गिर रहा है, कभी उस समय लिखता है कविता, उस समय पानी की बौछारें हैं, पानी जोर से बरस रहा है, मूसलाधार बरस रहा है। कहता है आज पानी गिर रहा है, मैंने मूसलाधार कह दिया, जिसकी सिद्धि कवि स्वयं करता है। अरे बहुत पानी गिर रहा है, हल्का नहीं है, काफी पानी तेज गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। वो कहता है रात भर गिरता रहा है। कविता बताती है कि कविता सुबह लिखी गई है, यह रात से ही शुरू की गई है, अब सवेरा हो गया है, क्योंकि रात भर गिरता रहा है। कवि कहता है पूरी रात पानी बरसा है। उस जमाने में शायद न तो लाइट होगी, जेलों में होगी तो जो कुछ काम चला तू, रात भर गिरता रहा है। और जब कोई रात भर जब पानी बरसता है तो फिर बादल घिर जाते हैं, घटाएं घिर जाती हैं। कवि के साथ क्या हुआ? रात भर गिरता रहा है, अरे प्राण मन घिरता रहा है। बहुत गजब की बात, प्राण मन कहा है, प्राण रूपी मन। हमारा मन कभी कभी होता है ना, अचानक जब बादल गरजते हैं हम घबरा जाते हैं, भयभीत होने लगते हैं। वो कहता है प्राण और मन हमारे घिरने लगे। जब मन घिरेगा साथियों, जब बदली घिरती है तो पानी की वर्षा करती है। जब मन घिरेगा, प्राण दुखी होंगे तो आंखों से आंसू गिरेंगे। प्राण मन घिरता रहा है। रात भर में अपने, क्यों कभी सोया नहीं है। कविता बहुत लंबी है, अब तो किताबों में बहुत कम दी गई है। मैं मुख्य कविता आप पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी कविता है। प्राण मन घिरता रहा है, रात भर प्राणों और मेरे मन मुरे घिरते रहे, अर्थात पानी की आवाज़ें सुनता रहा, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, रोता रहा, प्राण मन घिरता रहा है। फिर अगले चरण कहता है बहुत पानी गिर रहा है, मूसलाधार रुक नहीं रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। इससे हो क्या रहा है? अरे घर नजर में तिर रहा है, तिर रहा है। तिरना कहते तैरने को। पानी में कोई देखा है नाव तैरती है? पहले बचपन में हम लोग कागज की नाव डाल दिया करते थे, बरसातें बना करके, वो तैरा करती थी। यहाँ तैरने का मतलब तिर रहा है सामने। अब कल्पना कीजिए, कभी भावनाओं में अपने घर पहुंच गया है, कहता है बहुत पानी गिर रहा है और उस पानी में अगर कोई चीज़ तैरती हुई हमें दिखाई दे रही है। तैरना क्यों कहा? क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेत्र जल प्लावित हैं तो उसके घर, उसके आंखों के सामने उसका घर घूम रहा है, घर तैर रहा है। बताइए, तैरने का मतलब इस पानी में नहीं, इन आंखों के आंसू रूपी पानी में। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर कि मुझसे दूर है जो। स्वाभाविक है, मैंने कहा था ना, याद उसकी आती है जो हमसे दूर होता है। जो पास में, उसकी याद क्या करेंगे? कबीर ने भगवान के लिखा था, है ना, प्रीतम को पत्तियां लिखूं, अरे जो कहूं होए विदेश, और तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। जो हमारे पास है उसके लिए क्या याद करना, जो दूर है उसके लिए याद करना है। घर की मुझसे क्यों दूर है? क्योंकि कभी कारागार में है, कभी जेल में है। घर की मुझसे दूर है जो, और इसलिए याद आ रही है। हर खुशी का पूर्व है जो, पूर्व माने पूर्णता। अगर कोई खुशियां हमें कहीं मिल सकती हैं, पूर्णतया हमें आराम मिलता है, कहीं आनंद मिलता है कहीं, तो अपने घर में मिलता है।
हर खुशी का पूर है, जो घर पूरी खुशियों की पूर्णता है, सारी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। आज वो घर हमारी आँखों के सामने घूम रहा है। मैं अपनी आँखों के सामने से उस घर की छवि को हटा नहीं पा रहा हूँ। घर अब उसने वही मैंने कहा, घर क्या होता है? खाली दीवारें नहीं होती। हम अपार्टमेंट खरीदते हैं, बंद करके चल देते, घर की याद नहीं आती। क्यों आएगी? चाबी आपके पास है, लॉक है, पहरेदार घर में है, सब देख रहा है, सुन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। याद तो तब आएगी जब वहाँ लोग होंगे, स्वजन होंगे, अपने होंगे, पूरे परिवार का चित्रण है। कहता है घर में 4 भाई। देखिए जरा, हमारे 4 भाई हैं घर में। मैंने एक बार पढ़ाते समय, मुझे याद है, मैंने प्रश्न किया था एक बच्चे से, कवि कितने भाई हैं? तो उसने कहा 4 ना। घर में 4 भाई, घर में 4 भाई हैं, अर्थात कवि को मिलाकर 5 हो गए। कवि 5 भाई है, कवि के भाई 4 हैं। घर में 4 भाई और मायके में बहन आई। मायके में शब्द बड़ा सुंदर है, मायका। माई कहते हैं माँ को, माई का, माँ का घर क्या कहलाता है? मायका। घर में 4 भाई, मायके में बहन। एक टाइम था जब सावन के महीने में अनेक पर्व होते हैं। नागपंचमी हमारे उसको गुड़िया कहते हैं। लड़कियां घर आती थीं, रक्षाबंधन उसी में होता है, भाई के पास लड़कियां अपने घर आया करती थीं। कहता है घर में 4 भाई, अरे मायके में बहन आई। कवि की एक बहन भी है, अभी कितनी बहनें आगे बताएगा। मायके में बहन आई है, और बहन आई बाप के घर। भाई देखिए, परिवार है ना, मायका कह दिया तो माँ तो है ही। बहन आई बाप के घर, अपने घर आई है, मायके में आई है। हाय रे परिताप के घर, परिताप, पीड़ा, कष्ट, दर्द। आज वो दर्द के घर में आई है, कष्टों वाले घर में आई है, दुख के घर में आई है। आप कहेंगे दुख किस बात का? अरे जिसका एक बेटा जेल में हो। साथियों और एक बात बता दें, अंग्रेजों के टाइम का जेल, किसको कब फांसी दे दी जाए, कब गायब कर दिया जाए, कहाँ पता चलता था। जो ताड़ना, सीने पे सही गोली हमने, फिर भी न जुबा खोली हमने। गांधी ने जगाया जाग उठे, उठते जो न थे वो भाग उठे। वो टाइम था। तो कहते हैं बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। हाय रे पीड़ा है, दुख है, करुणा है, कहता है परिताप के घर। एक प्रश्न आता है साथियों और विद्यार्थियों कि बाप के घर को परिताप का घर क्यों कहा है? इसलिए कि उनका एक बेटा जेल में है, दिन रात उसी के बारे में सोचा करते हैं। हाय रे परिताप के घर। अब पूरे घर का वर्णन कर रहा है कि घर में सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। तभी तो याद आती है। आज का एकल परिवार नहीं है, आज का संयुक्त, तब उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक दूसरे को चिंता हुआ करती थी, बच्चे चाचा के यहाँ, भाई के यहाँ, सब मिलजुल कर रहा करते थे। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। और एक विशेषता होती है, जब दुख होता है या सुख होता है तो संयुक्त परिवारों में, बड़े परिवारों में सब एक साथ मिल जाते हैं। कहा जाता है सुख जो है जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बढ़ जाता है, और दुख जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कम हो जाता है। सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 बहनें हैं, उसकी आगे देखेंगे आप। वो कहता सब आ गई मायके, अगर शादी हुई होगी तो, या सारे भाई एक साथ बैठे कहाँ जाए। मैं आसाम में था, शाम को लाइट चली जाया करती थी। हमारी 3 बेटियां, हम पति पत्नी 5 डबल बेड में बैठ जाया करते थे। उस समय इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, लैंप जला करती थी, और यही प्रतीक्षा किया करते थे लाइट आवे। वो बैठ करके समय का सदुपयोग होता था, नाना प्रकार के अध्ययन संबंधी बातें होती थीं, अंताक्षरियाँ होती थीं। कहते हैं घर में सब जुड़े हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं, दुख के कारण सब एक हो गए हैं। कब जुड़े हैं? 4 भाई 4 बहनें। 4 भाई 8 घर में है, एक कवि है 9 भाई। अरे भाई आज परिवार नियोजन तो ये परंपराएं बाद में है, पहले उस जमाने में कौन चिंता करता था लोग, है ना। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। तो कहते हैं 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई और 4 बहनें घर पर हैं। हम 9 अपने माता पिता की 9 संतानें हैं। 4 भाई 4 बहनें। अरे भुजा भाई, भुजा भाई, भाई को भुजा कही जाती है, दाहिना हाथ माना जाता है। अगर हमारा दाहिना हाथ कट जाए, हमारा दाहिना हाथ शून्य पड़ जाए,
पीड़ा हो जाए हम खाना नहीं खा पाते, कोई काम नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। गीतावली में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो भगवान ने कहा था मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा सारा पुरुषार्थ नष्ट हो गया। लक्ष्मण को देखकर कहा था, क्योंकि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, विपत्ति बटावन, अरे मेरी विपत्ति को बटाने वाला, मेरे कष्ट को कम करने वाला, विपत्ति बटावन बंधु, बंधु माने भाई, कौन सा भाई, बाहु बिनु, बाहु माने भुजा, भिजा के समान मेरा भाई है, करो भरोसा का ताको, किसका, आज कहता है कि भुजा भाई, सगे भाई हैं सब, भुजाओं के समान हैं एक दूसरे के, भुजा भाई, चार भुजा भाई, प्यार बहने, उन आपस में सब में भाई बहनों में अटूट स्नेह है, बड़ा प्रेम है, वहाँ मार काट नहीं है, दुश्मनी नहीं है, बड़ा स्नेह है। ये पुरानी परंपरा को और अधिक चरितार्थ किया गया है। शायद कविता इस तरह रखी जाती है सोच करके कि आप भी अपने भाई बहनों में स्नेह रखें, प्रेम रखें। भुजा भाई, प्यार बहने, आगे बढ़ता है। अभी तक आपको उसने परिवार में 9 लोगों की पोजीशन बता दी, 9 लोग परिवार के सदस्य हैं। अब आगे बढ़ता है, कहता है और माँ बिन पढ़ी मेरी, बड़ी भावनात्मक लाइन है। कवि ने अपने कुछ नहीं छिपाया, छुपाए भी क्यों। पुराने जमाने में स्त्रियां पढ़ती नहीं थी ज़्यादा, लेकिन कढ़ती थीं, कढ़ी होती थीं। गांधी ने स्वयं कहा है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, एक अक्षर नहीं जानती थी, लेकिन पिताजी जिस पुस्तक को कहते थे, हनुमान चालीसा ले आओ, भागवत गीता उठा लाओ, महाभारत ले आओ, पुराण ले आओ, उठा के ले आती थी। यही तो गुण था। पढ़ाई भी 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। उस जमाने के लोग अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त कर लिया करते थे, आदमी को देखकर कह दिया करते थे ये सही है, ये गलत है। ये पढ़ाई थी। आज हम पढ़ लिख कर भी तमाम गलतियां कर देते हैं। पहचानने में लोगों को कहते हैं 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, अशिक्षित, निरक्षर है लेकिन अशिक्षित नहीं है, ध्यान रखिएगा। निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, लेकिन दुख में वह गढ़ी मेरी। गढ़ी, कबीर का दोहा है ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े। गढ़ना कहते हैं कस के, ठोक ठोक के किसी चीज़ को बनाना, ढालना। कहते हैं दुख में हुआ गढ़ी मेरी, नाना प्रकार के दुख पा कर के माँ ने अपना समय भी, दुख क्या, मैं तो कहता हूँ आज के ज़माने में 9 बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। एक बच्चा होता है, उसके लिए लोग मैड रख लिया करते हैं, उसको वो पालेगा, मैं नहीं पाल पाऊंगी। 9 बच्चों को माँ पाला करती थी, और 9 बच्चे मिल करके आज माँ को नहीं पाल पाते। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी। सबसे बड़ा दुख उसका ये था, उसने अपने बच्चों को पाला, लेकिन इतने दुख पाने के बाद भी माँ साक्षात पारस पत्थर है। क्योंकि कहता है माँ, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मैं कितना, मुझे सर में दर्द हो रहा हो, कितना दुखी हूँ, माँ अपनी गोद में सर रख के जिस समय बाल फेरने लगती है, सारा दुख दर्द गायब हो जाता है, बीमारी गायब हो जाती है, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। माँ पूरी रात बालों को सहलाती रहती है, माँ तेल लगाया करती है, माँ माथा दावा करती है, सारे शरीर को ठीक कर देती है। कहती माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया, स्वयं दुख में गढ़ी हुई है, लेकिन हमारे सारे दुखों का संकट मोचक है माँ। और माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कहते हैं माँ की जिसकी स्नेह धारा, बड़ी सुंदर बात है साथियों, का ध्यान रखिएगा। रूपक अलंकार प्राण मन में भी था और स्नेह धारा में भी है। याद आ रही है घर की, इसलिए स्मरण अलंकार है। अनुप्रास तमाम भरा पड़ा है, खड़ी बोली है, सहज सरल भाषा है, पारिवारिक चित्रण है, भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। कविता की अपनी विशेषता, गीता विद्यमान कविता को गाया जा सकता है पढ़ करके, बड़ी सहज रूप में पढ़ी जा सकती है। कहते हैं माँ की जिसकी स्नेह धारा, बड़ा सुंदर रूपक दिया है कवि ने। माँ के प्रेम को स्नेह की धारा कहा है। स्नेह का पेड़ नहीं कहा है, स्नेह का मकान नहीं कहा है, स्नेह की समाधि नहीं कही है, स्नेह की पुस्तक नहीं कही है, स्नेह का भवन नहीं कहा है, क्योंकि ये सारी चीजें स्थिर रहती हैं, एक जगह रहती हैं। उसने कहा माँ की जिसकी स्नेह धारा, प्रेम की धारा है। धारा की विशेषता ये होती है वो निरंतर बहा करती है।
तालाब के पानी को धारा नहीं कहा जाता, तालाब का पानी बंधा हुआ होता है, लेकिन नदी के पानी को धारा कही जाती है। गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, बहती पावन धारा है। माँ की धारा को उसने कहा, माँ की जिसकी स्नेह धारा, प्रेम की इतनी धारा है, अपने बेटे के लिए वात्सल्य रस इतना है। धारा का वर्णन देख लीजिए, बड़ा सुंदर, का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ यही तो विशेषता, जब धारा कहा तो क्योंकि उसकी धारा यहाँ तक चलकर चली आई है। मैं जेल में हूँ, इसका मतलब जब मैं याद कर रहा हूँ तो माँ ने मुझे याद किया होगा। हमारे तो परंपरा है ना, उधर राधिका परेशान होती हैं, यहाँ कृष्ण को हिचकी आने लगती हैं। ये विशेषता है। कहते माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, अरे यहाँ तक प्रसार हो गया है, वो प्रेम की धारा यहाँ तक बहती चली आई है। कवि कहता है अरे उसे लिखना नहीं आता, पहले कह चुका है, माँ निरक्षर है, अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र आता, अगर लिख पढ़ी होती तो शायद पत्र भेज देती। कल्पना कीजिए और कितना तड़फती होगी। आज की बात होती तो क्या दुख था, 1 मिनट मोबाइल लिया, मैसेज कर दिया है, या फ़ोन करके बात कर ली। वो ज़माना था, कितने कष्ट उस माँ ने पाले हैं। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र आता। और फिर माँ की भावना, माँ का लगाव तो अवर्णनीय है। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। माता किल मनुष्याणाम देवता नाम देवंचनम। अपने बच्चे प्रेम से खा लें। कहा जाता है जिसकी माँ चौका में होती है, उसका बच्चा भूखा नहीं रह सकता। डाइन भी कहते हैं घर छोड़ देती है, इसलिए को बेटी है, बेटा है उसका। साथियों, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना है ना। हम किसी वो, मैंने गज़ल पढ़ी थी कभी किसी की, है ना, माँ तो लिखती थी हर बार खत में यही, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से तब दिल बेचैन है, भूख लगती नहीं नींद आती है कम। ये स्थिति थी। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। सुनो, यहाँ तो वहाँ तो माँ पढ़िए, कम से कम पत्र भेज देती है। यहाँ तो कहते हैं उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र आता। ये माँ की याद है, माँ की। अब उसने देखी माता की बात बता दी, और अगले वीडियो में पिता का वर्णन किया है। बहुत गजब का वर्णन पिता का है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता के व्यक्तित्व को निखरा हुआ पाता है। कहता है और पिताजी हमारे कैसे हैं, क्या है, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।